नमस्कार साथियों, मैं हूं आदित्य वाजपेयी और आप देख रहे हैं एबी पॉलिटिक्स। आज हम उत्तर प्रदेश की पहली 17 विधानसभाओं का विश्लेषण करेंगे कि कौन किस पर भारी है। समाजवादी पार्टी भाजपा पे भारी है या फिर बसपा भाजपा पे भारी है या फिर कांग्रेस भी कुछ कमाल दिखा सकती है। आज हम देखते हैं उन विधानसभा सीटों का समीकरण। उत्तर प्रदेश की जो 10 फरवरी को पहला चरण है उसमें मतदान होने वाली सीटों का हम विश्लेषण करेंगे आज। उसमें एक सीट आती है बुड़ाना। जी हाँ दोस्तों, बुड़ाना वही सीट है जहाँ पर मुस्लिम और जाट मतदाता भारी तादाद में है और यहाँ पर मुस्लिम जाट एकता की भी बात चलती आती है। दरअसल मुस्लिम जाट एकता यहाँ नामों से नहीं बुलाई जाती थी पहले भी। ये तो कुछ नेताओं ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिम जाट एकता इसका नाम रख दिया, जबकि देखा जाए तो ये मुस्लिम जाट एकता नहीं बल्कि किसान और मजदूर एकता थी, जिसमें किसान तो जाट हुआ करते थे और मजदूर मुसलमान हुआ करते थे। बुड़ाना का हम समीकरण देखें तो कुछ ऐसा है। मुस्लिम 1,35,000, जाट 75,000, अनुसूचित जातियाँ 40,000, ठाकुर 20,000, सैनी 15,000, कश्यप 15,000 और त्यागी भी करीबन 15,000 के करीबन है। इधर से भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमएलए और बीजेपी के उम्मीदवार उमेश मलिक यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। यहाँ पर से आरएलडी ने अपना प्रत्याशी उतारा क्योंकि यह क्षेत्र जाट बाहुल्य और 75,000 मतदाता जाट हैं। तो इधर से आरएलडी ने राजपाल बालियान, जो कि बालियान खाप से आते हैं और कद्दावर जाट नेता है, उनको उतारा है आरएलडी ने। और बीएसपी ने यहाँ पर मुस्लिम समीकरण देखते हुए अनीश चौधरी, जो कि एक मुस्लिम प्रत्याशी है, उनको टिकट दिया। यानी कि बसपा ने इस बार मुस्लिम कार्ड बुड़ाना में खेल दिया है। बुड़ाना का हम समीकरण देखें तो 1,45,000 मुसलमान हैं जो कि सपा के तरफ लामबंद होते, किंतु अब मुस्लिम उम्मीदवार बीएसपी का है तो थोड़े बहुत मतदाता बीएसपी की तरफ भी लामबंद होंगे। क्योंकि हम देखा जाए तो मुस्लिम उम्मीदवार का प्रभाव मुसलमानों में गजब पड़ता है। आरएलडी के पास जहां जाटों का समर्थन है और उसको समर्थन मिलने की आशंका है किससे, मुसलमानों से, तो वो बिखरता नजर आ रहा है। अब क्या होगा वो तो समय ही बताएगा, किंतु बुड़ाना में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उमेश मलिक यहाँ से प्रबल दावेदारी विधायकी की पेश कर रहे हैं। उसके बाद सीट आती है बेहट की। बेहट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री नरेश सैनी है, जो कि पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में आ गए। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है इधर, किंतु ऐसा लग रहा है कि इधर से समाजवादी पार्टी ही प्रत्याशी उतारेगी, क्योंककि आरएलडी के वोट यानी कि जाटों का वोट इधर नहीं है। इधर देखा जाए तो 1.5 लाख मुस्लिम, शेड्यूल्ड कास्ट 65,000, सैनी 35,000, ठाकुर 15,000 और कश्यप 10,000 की तादाद में है। इधर अगर समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारती है और इसकी प्रबलता है कि वह एक मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारेगी, तो मुस्लिम कैंडिडेट कितना फ़ायदेमंद होगा इससे ये देखा जा सकता है कि 1.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं इस सीट पर। तो इस सीट पर नरेश सैनी का जो पलड़ा है वो भारी नहीं है, समाजवादी पार्टी का भारी लग रहा है, किंतु वो तो कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया, बसपा ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया और कांग्रेस ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया, तो यहाँ पर जो मुस्लिम वोट है वो त्रिकोणीय में बट जाएगा और चतुष्कोणीय यहाँ पर मुकाबला हो जाएगा। अब देखें क्या होगा, किंतु इस सीट पर अभी समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है। अगली सीट आती है खतौली की। खतौली भी एक जाट बाहुल्य क्षेत्र है। खतौली में मुसलमान 90,000, शेड्यूल्ड कास्ट 50,000, सैनी 35,000, जाट 30,000, ठाकुर 25,000 और गुर्जर 25,000 की तादाद में। इस सीट से खतौली से भारतीय जनता पार्टी ने एक जाट प्रत्याशी को टिकट दिया, यानी कि हम समझ लें
कि बीजेपी ने जाट को दिया है, तो इस सीट पर प्रबल दावेदारी है कि आरएलडी ही अपना उम्मीदवार उतारेगी। आरएलडी से जाट ही होगा जरूर कोई उम्मीदवार। तो इस सीट पर हम देखें तो आरएलडी का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि आरएलडी के पक्ष में मुसलमान 90,000 हैं और जाट जो है 30,000 है। क्योंकि जाट जो है वो अगर बटेगा तो आरएलडी और बीजेपी में 50-50% बटेगा। क्योंकि हम देखें हमारे देश में जब भी चुनाव होते तो जातिगत समीकरण तो होते ही है, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी माने या ना माने। अगर एक ही समाज के 2 कैंडिडेट हैं, यानी कि भाजपा से भी जाट उम्मीदवार है और आरएलडी से भी जाट उम्मीदवार है, तो गांव में जो मत बंटता है, जैसे एक गांव में 700 जाट बिरादरी के लोग हैं तो 350 भाजपा, 350 आरएलडी की तरफ जाते हैं। तो हम टोटल देखें तो 30,000 जाट हैं, तो 15,000 बीजेपी के पक्ष में और 15,000 आरएलडी के पक्ष में जाएंगे। अगर आरएलडी जाट प्रत्याशी ना उतार कर मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है तो इस सीट पर जो मामला होगा जाट वोटों का वो बदल जाएगा। वो फिर हो जाएगा 20,000 बीजेपी जाट मतदाता और 10,000 आरएलडी जाट मतदाता। और अगर आरएलडी ने अपना प्रत्याशी ना उतार कर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी मुस्लिम उतारा तो इस सीट पर समीकरण जो होगा वो बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि बीजेपी इस सीट पर कभी भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी नहीं और पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारेगी, ये तो आप सब जानते ही हैं। अगली सीट आती है कैराना की। कैराना बहुत चर्चित क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से बार बार हिंदुओं के पलायन की बात आती रहती है। इस सीट पर हम समीकरण देख लेते हैं। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नाहिद हसन है, जो कि सिटिंग एमएलए भी हैं और अभी फरार चल रहे थे, और कल रात को न्यूज़ आई है कि उनको 14 दिन की जेल में भेज दिया गया है, उम्मीदवार को ही जेल में भेज दिया। और बीजेपी ने इस सीट पर पूर्व कैराना से सांसद और इसी सीट से 3 बार विधायक रहे बाबू हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया। इस सीट पर हम देखें तो मुस्लिम करीब 1,37,000 की तादाद में है, मतलब मुसलमानों का एक तरफा वोट है। इस सीट पर कुल मतदाता देखें तो 2,69,000 हैं, इसमें मुस्लिम अकेले 1,37,000 हैं। उसके बाद कश्यप 40,000, गुर्जर 26,000, जाट 19,000, सैनी 12,000, जाटव 10,000 और ब्राह्मण 8,000 की तादाद में। इस सीट पर हम देखें तो समाजवादी पार्टी का केडर क्या है। समाजवादी पार्टी का केडर यह है कि उसके पक्ष में 1,37,000 की तादाद में समाजवादी पार्टी के पास 1,37,000 की तादाद में मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन है, क्योंकि नाहिद हसन मुस्लिम उम्मीदवार है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने मृगांका सिंह, जो कि गुर्जर समुदाय से आती हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है और इस सीट पर मात्र 26,000 वोट है गुर्जर समुदाय के। और बसपा ने इस सीट पर पता नहीं क्या देखकर ब्राह्मण समाज के उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि इस सीट पर मात्र 8,000 ब्राह्मण हैं। बसपा ने 8,000 ब्राह्मणों को तो अपने पक्ष में ले लिया, किंतु वो इस बार कैराना के खेल से बाहर है, क्योंकि पिछली बार भी उसको केवल 6,800 मत मिले थे। इस सीट पर हम देखें तो बीजेपी का पलड़ा कमज़ोर लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास कश्यप 40,000, गुर्जर 26,000, जाट 19, सैनी 12,000 है बस। इसके अलावा उसके विपक्ष में जो वोट है वो 1,37,000 का है समाजवादी पार्टी की तरफ, क्योंकि समाजवादी पार्टी में मुस्लिम उम्मीदवार है और मुस्लिमों का वोट 1,37,000 है। इस सीट से लगता है कि नाहिद हसन एक कड़क उम्मीदवार हैं और विधायकी की कड़क दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगली बात हम करते हैं मीरापुर की। मीरापुर में मुस्लिमों की तादाद 1,10,000 है। मीरापुर जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में पड़ती है सीट। मुस्लिम 1,10,000, शेड्यूल्ड कास्ट 60,000, जाट 35,000, गुर्जर 30,000 और पाला 15,000 की तादाद में। इस सीट पर जो बीजेपी है उसने जाट उम्मीदवार को उतारा है और आरएलडी ने भी जाट उम्मीदवार को उतारा है।
तो इस सीट पर भी आरएलडी का वर्चस्व ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि जाट तो है ही उसके समर्थन में और मुसलमानों की 1,10,000 की वोट भी उसके समर्थन में है। तो इधर प्लस पॉइंट आरएलडी का है, ये जान के देख लेते हैं अपन। उसके बाद हम बात करते हैं मेरठ शहर सीट की। मेरठ शहर सीट ये वह सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और 4 बार विधायक रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी की ये सीट है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने रफ़ीक अंसारी को उम्मीदवार बनाया है और भाजपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए इस सीट पर सुनील दत्त शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। इस सीट के समीकरण देखें तो मुस्लिम 1,40,000, वैश्य 50,000, शेड्यूल्ड कास्ट 41,000, ब्राह्मण 35,000, गुर्जर 20,000, पंजाबी 10,000, सैनी 10,000। इस सीट पर हम देखें तो बीजेपी ने ध्रुव का इक्का खेलते हुए 35,000 ब्राह्मणों को लुभाने के लिए इस बार उम्मीदवार जो है वो ब्राह्मण बनाया है, किंतु बीजेपी का उम्मीदवार इस सीट पर हमेशा से ब्राह्मण ही रहा है, क्योंकि लगातार 4 बार विधायक रहे लक्ष्मीकांत वाजपेयी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। बीजेपी इस बार इस सीट पर मजबूत लग रही है। उसका एक कारण यह है कि समाजवादी के पक्ष में 1,40,000 के तो मुस्लिम मतदाता हैं ही, किंतु बीजेपी के पक्ष में 50,000 के करीबन वैश्य समुदाय के लोग, 35,000 ब्राह्मण, गुर्जर 20,000, पंजाबी 10,000, सैनी 10,000 और अन्य पिछड़ी जातियां और गैर जाटव शेड्यूल्ड कास्ट लोग बीजेपी के इस बार इस सीट पर साथ हैं। तो इस सीट पर बीजेपी के नेता सुनील दत्त शर्मा की दावेदारी पकड़ है और इस सीट पर मुस्लिम बनाम हिंदू होता है। मतलब कि जो सपा का कैंडिडेट पिछली बार भी मुस्लिम था और लगातार कई सालों से मुस्लिम कैंडिडेट ही उतार रही है सपा, तो इससे इस बार का चुनाव मेरठ शहर सीट पर मुस्लिम बनाम हिंदू होगा। अब हम बात कर लेते हैं आरएलडी के गढ़ बागपत की। बागपत में इस बार अजीबोगरीब चीज देखने को मिली है। इस बार आरएलडी ने जाट प्रत्याशी ना उतार कर मुस्लिम प्रत्याशी इस सीट पर उतारा है। आरएलडी ने हमीद अनीक को इस सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि इस सीट पर 73,000 जाट है और बीजेपी ने सिटिंग एमएलए जोगेंद्र धामा को इस सीट पर चुनाव प्रत्याशी के रूप में उतारा है। इस सीट पर मुस्लिम 73,000 की तादाद में, जाट 45,000, शेड्यूल्ड कास्ट 29,000, यादव 24,000, गुर्जर 22,000, ब्राह्मण 20,000, त्यागी 13,000 और ठाकुर 9,000 की तादाद में। इस सीट पर हम अगर सब आरएलडी का देखें तो आरएलडी को किस किस का वोट मिल सकता है। आरएलडी को मुसलमानों का वोट मिलना चाहिए थोड़ा, वो जैसे 43,000 जाट हैं उसमें 10,000 जाटों का समर्थन भी आरएलडी को मिल जाएगा। उसके बाद आरएलडी को यादव समर्थन का भी गुंजाइश है, क्योंकि इधर 24,000 यादव हैं, किंतु बीजेपी के समर्थन में इस बार 45,000 जाट, गुर्जर 22,000 और ब्राह्मण 20,000 और ठाकुर 9,000 और त्यागी 13,000 जो कि भाजपा के समर्थन में है। तो इसलिए बीजेपी की इस सीट से दावेदारी मजबूत है। योगेंद्र धामा जो कि सिटिंग एमएलए हैं, वो इस बार प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं विधायक बनने की। अगली बात कर लेते हैं हम छपरौली की। छपरौली से जो सिटिंग विधायक थे आरएलडी के योगेंद्र सिंह रमाला, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पुनः कैंडिडेट बना दिया। यह सीट वही सीट है जिस सीट से भारत देश के प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह उम्मीदवार रहते थे इस सीट से, और इस सीट से रिकॉर्ड मार्जिन के साथ वह जीतते थे। छपरौली आरएलडी का गढ़ है। क्यों? क्योंकि आरएलडी को कहीं से भी सीट मिले या ना मिले, उसे छपरौली की सीट तो मिलती ही थी। पिछले बार के चुनाव में जहां आरएलडी का खाता ही खुला था और सिर्फ एक सीट मिली थी, और वो सीट थी छपरौली, क्योंकि यह जन्म स्थली है श्री पूर्व प्रधानमंत्री और आरएलडी के नेता रहे चौधरी चरण सिंह की। इस सीट पर
देखें तो 1,30,000 जाट हैं, मुस्लिम 60,000, कश्यप 25,000, शेड्यूल्ड कास्ट 20,000 और गुर्जर 15,000 की तादाद में है। इस सीट पर बीजेपी ने जो कैंडिडेट उतारा है वो भी जाट ही है। वो 1,30,000 जाटों को टारगेट कर रहे हैं, किंतु आरएलडी ने भी प्रत्याशी नहीं उतारा है, तो इस सीट पर कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा इस सीट को। अब हम बात करते हैं धौलाना विधानसभा की। धौलाना विधानसभा चर्चा में रही पिछले दिनों, क्योंकि यहाँ से विधायक श्री असलम चौधरी ने कुछ ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से वो फेमस रहे पूरे भारत में। धौलाना विधानसभा की बात करें तो ये विधानसभा पूरी तरीके से मुस्लिम बाहुल्य है। इस सीट पर 50% मुस्लिम और 50% हिंदू हैं, यानी कि इस बार की जो लड़ाई होगी वो हिंदू बनाम मुस्लिम की होगी इस सीट पर। इस सीट पर हम देखें तो करीबन 1,80,000 मुस्लिम मतदाता हैं, और समाजवादी पार्टी ने ये देखकर ही असलम चौधरी को अपना कैंडिडेट बनाया है इस सीट पर। इस सीट पर करीब ठाकुर 70,000 की तादाद में है, जाटव 45,000, जाट और ब्राह्मण 20,000 और वैश्य और वाल्मीकि 17,000 की तादाद में। इस सीट पर हम देखें तो जो मुस्लिम आबादी है वो काफ़ी है, इसलिए असलम चौधरी को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, किंतु भाजपा ने इसके विरुद्ध में टिकट दिया है, जो कि इस सीट पर दूसरी जो सबसे बड़ी आबादी है वो ठाकुर समाज की है और 70,000 ठाकुर मतदाता हैं। तो बीजेपी ने इस बार ठाकुर समाज के आने वाले सोमेंद्र तोमर को इधर से विधायक मतलब उम्मीदवार बनाया। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी पिछली बार कम मार्जिन से जीती थी, क्योंकि असलम चौधरी बसपा से उम्मीदवार थे और जो मुस्लिम वोट था वो बट गया था समाजवादी पार्टी और बसपा में, जिससे कि जीत का मार्जिन कम रहा। किंतु समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार असलम चौधरी इस सीट से कड़क विधायक की दावेदारी पेश कर रहे हैं इस बार। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की पुरकाजी सीट। पुरकाजी सीट से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रमोद उटवाल, जो कि इस बार के विधायक भी हैं पुरकाजी सीट से, उनको विधायक की दावेदारी के लिए उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। पुरकाजी सीट का समीकरण देखें तो मुस्लिम 1,10,000, शेड्यूल्ड कार्ड 85,000, जाट 30,000 और ब्राह्मण 30,000, गुर्जर 20,000 है। ये सीट सुरक्षित सीट है। इस सीट से आरएलडी ने इस बार तुरुप का इक्का फेंकते हुए इस बार उन्होंने भी जाटव प्रत्याशी उतारा है। इस सीट से जो आरएलडी के उम्मीदवार है वो कड़क दावेदारी पेश कर सकते हैं, क्योंकि मुस्लिम उनके पक्ष में है, जाट पक्ष में है, जाटव भी पक्ष में है। तो इस सीट पर, पुरकाजी सीट पर आरएलडी की दावेदारी रहेगी। अब हम बात करते हैं सहारनपुर देहात की। सहारनपुर देहात सीट जो है वो अभी समाजवादी पार्टी के पास है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी की दावेदारी रहेगी, क्योंकि इस सीट पर मुस्लिम जो है वो 1,30,000 की तादाद में है और शेड्यूल्ड कार्ड 80,000, क्षत्रिय 14,000, ब्राह्मण कश्यप 10,000, यादव और सैनी 8,000 है। इस सीट पर चंद्रशेखर आजाद रावण का वर्चस्व है और इस सीट पर बसपा भी बड़ी दावेदारी पेश कर सकती है, क्योंकि मुसलमान के साथ साथ इस बार बसपा को जाटव वोट मिलने की भी नुमाइंदिश है। अब हम बात करते हैं गंगोह सीट की। गंगोह सीट ये भाजपा के सांसद, जो कि कैराना सांसद हैं, उनके सीट है ये, और इधर से कीरत सिंह गुर्जर विधायक हैं अभी फिलहाल में। इस सीट पर मुस्लिम जो हैं वो 1,00,000 की तादाद में है और गुर्जर 45,000, शेड्यूल्ड कास्ट 45,000, सैनी 25,000, ब्राह्मण 15,000, जाट और कश्यप 15 और 12,000 क्रमशः में। इस सीट पर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने श्री कीरत सिंह गुर्जर, जो कि गुर्जर समुदाय के आते हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर हम देखें तो बसपा ने मुस्लिम दाव खेलते हुए
नोमैन मसूद जो कि पहले कांग्रेस में थे, उनको उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, किंतु इस सीट पर अभी हम देखें तो इस सीट पर जो भाजपा है उसकी दावेदारी बड़ी लग रही है, क्योंकि इस सीट पर जो गुर्जर मतदाता है वो बीजेपी के पीछे लामबंद होगा, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट बसपा का भी होगा और सपा का भी होगा इस सीट पर। और जो हिंदू मतदाता हैं, गैर जाटव हिंदू मतदाता, वो इस बार बीजेपी के पीछे लामबंद बिल्कुल होंगे, क्योंकि इस सीट पर जो मुस्लिम बनाम हिंदू की लड़ाई चलती है। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट की। रामपुर से ही आपके मन में ख्याल आ गया होगा आजम खान का। आजम खान फिलहाल तो अभी जेल में है, किंतु समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है और भाजपा ने उतार दिया है। भाजपा ने वैश्य समुदाय से आने वाले आकाश सक्सेना को इस सीट पर उम्मीदवार उतारा। दोस्तों, इस बार इस सीट पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित नहीं किया है और कांग्रेस ने मुस्लिम दांव खेलते हुए रामपुर के नवाब रहे नवाब कासिम अली खान को मुस्लिम प्रत्याशी के रूप में उतार दिया है रामपुर में। और इस बार रामपुर की जो फाइट होगी वो बड़ी टफ होगी, क्योंकि पिछली बार हम देखें जब 2020 में शायद से जब इस सीट पर उपचुनाव हुए, क्योंकि आजम खान सांसद बन गए रामपुर के, इस सीट पर उम्मीदवार के रूप में समाजवादी पार्टी ने उनकी पत्नी तंजीम फातिमा को उम्मीदवार बनाया, तो इस सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी का जो जीत का मार्जिन था वो मात्र 8,000 वोटों का था। समाजवादी पार्टी को क्रमशः 19,000 और भाजपा को 71,000 वोट मिले थे। जो पिछली बार की लड़ाई हुई थी रामपुर विधानसभा में, वो हिंदू बनाम मुस्लिम जैसे चुनाव की लड़ाई हुई थी, जिसमें हिंदू एक तरफ और मुस्लिम एक तरफ थे। इसमें हम देखें तो बसपा को मात्र 3500 वोट मिल पाए थे मुस्लिम प्रत्याशी उतारने के बावजूद। मतलब कि इस सीट पर करीबन जो शेड्यूल्ड कास्ट के वोटर हैं वो 15,000 की तादाद में है, किंतु उन्होंने भी बसपा को वोट नहीं दिया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि पिछली बार की लड़ाई हिंदुओं के वजूद की लड़ाई थी और हिंदुओं ने भाजपा का समर्थन करते हुए अंदेशा दे दिया कि अगर अगली बार से जो समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार फिर से उतारा तो इस सीट पर बीजेपी टफ फाइट देगी समाजवादी पार्टी को, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम 80,000, वैश्य 35,000, लोधी समाज के 35,000, यादव 11,000 और शेड्यूल्ड कास्ट 14,000 है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में मात्र 80,000 मुस्लिम हैं और वहीं भाजपा के पक्ष में करीबन जो वोट बैंक है हिंदुओं का इस सीट पर वो 1.5 लाख से भी ऊपर का है। तो इस सीट पर भाजपा इस बार प्रबल दावेदारी पेश कर सकती है और खुदा न खास्ता रामपुर से इस बार बीजेपी जीत भी सकती है। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। ये था उत्तर प्रदेश की 10 फरवरी को होने वाले मतदान की विधानसभाओं का समीकरण और प्रबल दावेदारों की सूची। और अब की बार हम आपसे कल मिलेंगे और कल इसी के साथ उम्मीदवारों की चर्चा होगी। देखना ना भूलें वी पॉलिटिक्स और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका भी बातें हमें शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय भूमिहार परशुराम।